आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12 का नया टॉपिक। कक्षा 12 के नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो नया टॉपिक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान। और इसमें जो टॉपिक है हमारा परभक्षी, जिसको हम लोग शिकारी कहते हैं, शिकारी व उनके भक्ष्य शिकार के बीच अंतःक्रिया का परिणाम, तो हमारा जो पहला टॉपिक है परभक्षी और उनके भक्ष्य के बीच अंतःक्रिया का परिणाम। तो यहाँ पर हम परभक्षी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे परभक्षी क्या है। उसके बाद दूसरा टॉपिक दूसरा जो हमारा कंसेप्ट होगा वो भक्ष्य। तो परभक्षी और भक्ष्य क्या है। यहाँ पर एक आपको दूसरी हम इसका मीनिंग लिखे हैं शिकारी और दूसरा है शिकार। तो इस शिकारी और शिकार से क्लियर है। शिकारी का मतलब जो होता है भक्षण करने वाला। जैसे शेर है, हिरण का शिकार किया तो शेर जो हो गया वह शिकारी हो गया, और जो हिरण है वह हिरण है शिकार हो गया। तो हम हिरण को भक्ष्य कहेंगे और शेर को हम परभक्षी कहेंगे। उसी तरह जैसे एक टिड्डा है, टिड्डे को मेढक खाता है, तो टिड्डे को जब मेढक खाता है तो हम टिड्डा जो हो गया वह भक्ष्य है, जिसको हम शिकार कहेंगे, और जो मेढक है वह परभक्षी है। तो एकदम यह स्पष्ट है कि जो जिस जीवधारी को खाता है, तो खाने वाला जो हो गया वो परभक्षी हो गया, और जो उसका शिकार है वह भक्ष्य हो गया। जिसको खाता है वो भक्ष्य है, जैसे उदाहरण के द्वारा मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसके बीच अंतःक्रिया की बात होगी, तो अंतःक्रिया की अगर बात होगी तो यह एक प्रकार की अंतःक्रिया एक प्रकार की प्रक्रिया है कि कोई भी जीवधारी एक दूसरे से संबंधित होता है, यहाँ पर संबंधित होने का मतलब है कोई भी जीवधारी अपने परिवेश से प्रभावित होता है, चाहे वहां से उसको हानि होता है चाहे लाभ होता है, हानि लाभ दोनों होता है, तो वह वहां के वातावरण पर निर्भर होता है, और वह अपने अगर भोजन के आधार पर अगर बात करें तो वह भोजन के आधार पर उस परिवेश में, उस समुदाय में वह एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। तो एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है तो वो भोजन के आधार पर निर्भर होता है। भोजन के आधार पर यानी ये, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लूं कि अगर शाकाहारी पौधे हैं तो शाकाहारी पौधे जितने भी पौधे हैं, हरे पौधे हैं, वो हरे पौधे को शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीव को मांसाहारी खाते हैं, और मांसाहारी जीव को उच्च मांसाहारी खाते हैं, और सबको अपघटनकर्ता खाते हैं।
सबको अपघटनकर्ता खाते हैं। तो ये अपने समुदाय में एक प्रकार से अंतःक्रिया के द्वारा, एक समुदाय में अपने अंतःक्रियाओं के द्वारा जुड़े हुए हैं भोजन के आधार पर। और यह एक समुदाय का सर्किल है जो कि समुदाय में खाद्य पदार्थों के आधार पर एक दूसरे पर निर्भर, जीवधारी निर्भर हैं। और ये एक परभक्षी जो है दूसरे भक्ष्य का शिकार करके अपना जीवन यापन करता है और अंतःक्रियाएं करता रहता है। तो ये परभक्षी और भक्षण की बात होगी। परभक्षी और भक्षण की बात होगी। अब परभक्षियों का वर्गीकरण, परभक्षियों का वर्गीकरण, परभक्षियों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो परभक्षियों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो परभक्षियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। परभक्षियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव, और दूसरा है मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव। तो परभक्षियों का मतलब जो एक जीव दूसरे को खाता है, एक जीव दूसरे पर निर्भर रहता है। तो परभक्षी की बात कही है तो जो शिकारी है, जो कि दूसरे जीव को पकड़ के खाता है, उसको परभक्षी कहेंगे। तो परभक्षी दो तरह के हैं, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव। तो शाकाहारी जीव किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए। शाकाहारी जीव, शाकाहारी ऐसे जीव हैं, शाकाहारी ऐसे जीव हैं जो कि केवल पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त फल सब्जियों इत्यादि को खाते हैं। इनको शाकाहारी जीव कहते हैं। शाकाहारी जीव में जैसे आपका गाय हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ये सब शाकाहारी जीव हैं। अगर मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी ऐसे जीव होते हैं, मांसाहारी ऐसे जीव होते हैं जो कि मांस को खाते हैं। मांस के साथ साथ वो शाकाहारी शाकी पौधों का भी भक्षण करते हैं। यानी मांस के साथ साथ वो शाकाहारी जीवों के भोज्य पदार्थों का भी ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को हम मांसाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं, मांसाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं। और इसी से यहाँ पर परभक्षियों की बात करें तो एक तीसरा स्टेप निकल कर आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी वैसे मुख्य रूप से शाकाहारी और मांसाहारी दो ही जीव हैं, लेकिन यहाँ तीसरा एक चर्चा हो जा रही है, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब जो होता है जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी दोनों। इन शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का जो जीवों के लक्षण दोनों, ऐसे जीवधारी जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव के लक्षण मिलते हैं, इनको हम सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में मनुष्य आता है, मनुष्य सर्वाहारी है। मांसाहारी ऐसे जीवधारी होते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं। जैसे में आपका वो क्या कहते हैं, मांसाहारी ऐसे जीवधारी होते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, जैसे शेर हो गया, सियार हो गया, मेढक हो गया, ये सब मांसाहारी जीव हैं। तो वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी के साथ साथ एक और स्टेप आता है, इसको सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी ऐसे जीवधारी होते हैं जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। अभी इसके विषय में आगे चर्चा कर लेते हैं कि ये शाकाहारी और मांसाहारी है। पूरा एक समुदाय का हम स्ट्रक्चर ही बना दे रहे हैं आपके सामने। एक समुदाय, समुदाय में स्थित विभिन्न प्रकार, विभिन्न पोषी स्तर, विभिन्न पोषी स्तर। देखिए पोषी स्तर में पहले आपका है सन, एनर्जी देने वाला जो सूर्य है वो सन है। इसके बाद
उसके बाद आते हैं आपके हरे पौधे। हरे पौधे, हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। हरे पौधे प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर, उत्पादक इसको कहते हैं, प्रोड्यूसर। उनको, हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। इसके बाद आता है शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव, इसको हम लोग, शाकाहारी जीव को प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। प्रथम उपभोक्ता। इसके बाद मांसाहारी जीव आता है। मांसाहारी जीव आता है, इसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद उच्च मांसाहारी आता है। उच्च मांसाहारी आता है, उच्च मांसाहारी जीव आता है, जिसको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और ये शाकाहारी पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, सब मरने के बाद अपघटनकर्ता द्वारा सड़ा गला दिए जाते हैं। अपघटनकर्ता द्वारा सड़ा गला दिए जाते हैं। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक इत्यादि आते हैं। तो ये समुदाय में स्थित विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर हैं। और एक परभक्षी जो है वह भक्ष्य के आधार पर व्यवस्थित है। जैसे हम अगर हरे पौधों की बात करें तो हरे पौधों का भक्षण शाकाहारी जीव करेगा और शाकाहारी जीव का भक्षण मांसाहारी करेगा। मांसाहारी जीव का भक्षण उच्च मांसाहारी करेगा। और ये सभी जो हरे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी जीव हैं, सब यदि मर जा रहे हैं तो इनको सड़ा गला के अपघटन करता जो है, सड़ा गला के मिट्टी में मिला दे जाएगा, मिट्टी में मिला देता है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो वायुमंडल में पुनः मुक्त हो जाती है। यानी आप लोग फिजिक्स का कंसेप्ट जानते हैं, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ पर चर्चा किया जाए कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो वायुमंडल में ये मुक्त हो गई, फिर वायुमंडल से फिर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों में क्रमशः ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। अब आगे बात कर लेते हैं समष्टि के लक्षण। समष्टि के लक्षण, समष्टि के लक्षण, समष्टि के लक्षण। तो समष्टि के लक्षण की अगर हम बात करें तो समष्टि के जो लक्षण है वो 5 लक्षण है। समष्टि का 5 लक्षण है। पहला लक्षण है समष्टि का आकार या घनत्व। समष्टि का आकार या, समष्टि का आकार या घनत्व। समष्टि का आकार या घनत्व। तो समष्टि का आकार या घनत्व की अगर हम घनत्व की डेफिनेशन दें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में सदस्यों की कुल संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में सदस्यों की कुल संख्या। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। समष्टि का घनत्व की अगर बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में सदस्यों की कुल संख्या समष्टि का घनत्व कहलाती है। समष्टि के लक्षण में दूसरा लक्षण आपका है, दूसरा लक्षण है परिक्षेपण। परिक्षेपण। तीसरा लक्षण जो इसका है आयु संरचना। आयु संरचना, आयु संरचना या आयु वितरण। आयु वितरण, आयु संरचना या आयु वितरण। चौथा है नेटेलिटी।
नेटैलिटी, नेटैलिटी को कहते हैं जन्म दर, जन्म दर। पांचवा है मोरालिटी, मोर्टालिटी, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु दर, मृत्यु दर। तो किसी भी समष्टि के घनत्व और आकार, किसी भी समष्टि के लक्षण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समष्टि का आकार या घनत्व, और दूसरा आयु संरचना, और तीसरा चौथा जन्म दर और मृत्यु दर निर्भर करती है। तो समष्टि का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या समष्टि का आकार कहलाता है। जन्म दर मृत्यु दर आप जान ही रहे हैं, मृत्यु दर जन्म दर क्या है। आयु का संरचना क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के जीवधारी हैं, उनके आयु के आधार पर उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। समष्टि घनत्व और अन्य कारकों से संबंध। समष्टि घनत्व व अन्य कारकों से संबंध। समष्टि घनत्व अन्य कारकों से संबंध। समष्टि घनत्व अन्य कारकों से संबंध। अभी समष्टि घनत्व की हम बात किए हैं आपसे, समष्टि घनत्व की बात किए हैं, और समष्टि घनत्व में मैंने आपको ये बताया है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या उसका समष्टि कहलाती है। अब अन्य कारक की अगर हम बात करें तो अन्य कारक में 4 ऐसे कारक हैं, जन्म दर, किसी भी जीवधारी का जन्म दर, मृत्यु दर, और एक आपका है इममाइग्रेशन, एक है आपका इममाइग्रेशन और दूसरा है इमाइग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्प्रवासन और आप्रवासन। तो देख लेते हैं एक ड्रामेटिकल स्ट्रक्चर से कैसे यह प्रभावित होता है, समष्टि घनत्व अपने कारकों से कैसे संबंध रखता है और कैसे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें घनत्व की, घनत्व ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आता है। घनत्व ये डेंसिटी है, डेंसिटी, घनत्व डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी जो है 4 तरह से प्रभावित होती है। वो प्रभावित कैसे हुई, पहला है आपका जन्म दर, जन्म दर, और जन्म दर की बात करें नैटेलिटी, 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 और दूसरा जो इसका भाग है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, मोर्टेलिटी मृत्यु दर। और मृत्यु दर की अगर हम बात करें जन्म दर और मृत्यु दर, इसका एक और स्टेप है आपका इममाइग्रेशन, 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 इममाइग्रेशन में आप्रवासन, इममाइग्रेशन को कहते हैं आप्रवासन, और उसके आगे है आपका इमाइग्रेशन, 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 इमाइग्रेशन को कहते हैं उत्प्रवासन, उत्प्रवासन। तो ये समष्टि का जो घनत्व है, समष्टि जो घनत्व है, समष्टि घनत्व की आपसे बात हो रही है, तो समष्टि घनत्व की आपसे बात हो रही है, तो समष्टि घनत्व में मैंने अभी चर्चा किया कि समष्टि घनत्व क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या।
तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या की हम बात करें तो एक विशेष प्रकार का जीवधारी, कितने जीवधारी इस प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जा रहे हैं, इसके हिसाब से इसके कारक जो हैं वो किस प्रकार संबंधित है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए घनत्व जो है वो प्रभावित होता है अपने कारकों से, और उसके कारक कितने हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन, इसको अंग्रेजी में नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जन्म दर यहाँ प्लस का चिन्ह, मृत्यु दर माइनस का चिन्ह, आप्रवासन प्लस का चिन्ह और यहाँ पर उत्प्रवासन माइनस का चिन्ह। ये जो चिन्ह लगा है इसका हिसाब किताब आप समझ लीजिए। देखिए घनत्व प्रभावित कब होगा, जब जन्म दर बढ़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर जीवों की संख्या 100 है, जीवों की संख्या 100 है। अब यहाँ पर अगर जीवों की संख्या 100 है, जन्म दर अगर बढ़ रही है तो प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया गया है कि इसका घनत्व प्रभावित होगा। मैंने अभी कहा घनत्व क्या है, जीव घनत्व क्या है, समष्टि घनत्व क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 जीव हैं, तो जन्म दर अगर बढ़ेगी तो यहाँ प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि घनत्व बढ़ जाएगा। अगर बात करें प्लस इसलिए लगाया गया कि जन्म दर बढ़ा तो यहाँ जीव की संख्या, उसका डेंसिटी बढ़ गया। उसी तरह से अगर मृत्यु दर की बात करें, यहाँ माइनस चिन्ह इसलिए लगाया गया है कि अगर 100 है, मरे हैं कुछ, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया है कि घनत्व इसका घट जाएगा, माइनस की बात हो रही है। तो मृत्यु दर और जन्म दर, और जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है, तो माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया गया है। इमाइग्रेशन, आप्रवासन, मान लीजिए इस घनत्व, इस समुदाय में, समुदाय का जो घनत्व है उसमें रहने वाले जीवों की संख्या अगर 100 है, बाहर से कुछ पक्षी या कुछ जीवधारी अगर इस घनत्व एरिया में आ गए जिसका डेंसिटी प्रभावित होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया गया है। बढ़ेगा प्लस का चिन्ह। अगर इस डेंसिटी घनत्व, समष्टि का जो घनत्व है, यहाँ से जीवधारी बाहर चले गए तो यहाँ पर घट जाएगा इसका घनत्व, यानी घनत्व जो समष्टि का जो घनत्व है वो प्रभावित होगा अपने कारकों से। और वो कारक कौन कौन है, जन्म दर से प्रभावित होगा, मृत्यु दर से प्रभावित होगा, आने वाले उस समुदाय में आने वाले जीवधारियों से प्रभावित होगा। जैसे आने वाले पक्षी हैं, जो भी जीव जंतु जो भी उस समुदाय में है, बाहर से कुछ जीवधारी आ जाते हैं तो आने वाले जीवों पर वो निर्भर करता है। इसके बाद उत्प्रवासन, यानी यहाँ से जाने वाले जीव भी जो है वो भी प्रभावित है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर और आने वाले जीवधारी जिसको हम लोग कहते हैं आप्रवासन, और वहां से जाने वाले जीवधारी जो है उत्प्रवासन, ये जीवधारी समष्टि घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका हेडिंग जो बना हुआ था समष्टि घनत्व, उसको प्रभावित करने वाले कारकों से संबंध, तो कारकों से संबंध है कि जन्म दर और मृत्यु दर, आने वाले जीवधारी आप्रवासन उत्प्रवासन से किस तरह से इसका जो समुदाय का जो घनत्व है, समष्टि का जो घनत्व है वह किस तरह से प्रभावित हुआ। ये आज का टॉपिक, बस आज के लिए इतना ही।